आओ सुनाऊं कहानी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। आप देख रहे हैं दीवानगी एपिसोड 15। एपिसोड 15 समझने के लिए शुरू के 14 एपिसोड ज़रूर देख लीजिएगा जो चैनल पर प्रसारित हैं। यहाँ श्रद्धा के मन में यही चल रहा था कि युवराज उसकी वजह से शादी नहीं करना चाहते हैं क्योंकि वो उसे अपनी जिम्मेदारी समझती हैं। गलतफहमी हो गई थी श्रद्धा को, लेकिन ये गलतफहमी का क्या मोड़ लाती है ये तो वक्त ही बताएगा। श्रद्धा डरिए बिल्कुल भी मत, दर्द नहीं होगा। सुनिए तो श्रद्धा, बैठिए यहाँ पर। युवराज लगातार उसको समझाए जा रहे थे और डॉक्टर दोनों को देखे जा रही थी। नहीं मिस्टर राठौर, बहुत दर्द होगा, प्लीज़ हम चलते हैं ना, प्लीज़, वो डरते हुए बोली। युवराज ने उसका हाथ पकड़कर उसे बेड पर बैठाया और डॉक्टर को इशारा कर दिया। युवराज उसके दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर बोले, हमारी तरफ देखिए श्रद्धा, श्रद्धा हमारी तरफ देखिए। उन्होंने दोबारा कहा तो उसने उनकी तरफ देखा तो उसकी नज़रें युवराज की आंखों पर ठहर गई। वो आपलक उनकी आंखों में देखने लगी। युवराज भी आपलक उसकी निगाहों में देखे जा रहे थे। इट्स डन, थैंक यू मिस्टर राठौर, डॉक्टर ने कहा तो दोनों अपनी दुनिया से वापस आए। डॉक्टर की एक बात सुनकर युवराज उनकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिए। डॉक्टर दोनों को अकेले छोड़कर चली गई और श्रद्धा ने मुंह फुलाकर कहा, आपने हमें बुद्धू बनाया मिस्टर राठौर, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। युवराज मुस्कुराते हुए बोले, अब इसमें आपको बुद्धू बनाने की बात कहाँ से आ गई? तो छोटे से बच्चे हैं और वैसे भी आप खुद बताइए, आपको दर्द हुआ? नहीं हुआ ना? हम बच्चे नहीं हैं, इतना कहकर वो पैर पटकते हुए वहां से चली गई। सच में बच्ची है। युवराज धीरे से बुदबुदाए और उसके पीछे पीछे हॉस्पिटल के बाहर आ गए जहां वो गाड़ी में बैठी उन्हीं का इंतजार कर रही थी। युवराज जाकर श्रद्धा के बगल में बैठे और गुरु ने गाड़ी बैग की तरफ मोड़ दी। क्या हुआ बिग बॉस? वाहिनी नाराज लग रही हैं, गुरु ने गाड़ी ड्राइव करती हुई कहा। हाँ नाराज है क्योंकि हमने इन्हें बच्ची कह दिया। अब आप ही बताइए कि बच्ची को बच्ची ना बोले तो और क्या बोले? युवराज ने उसकी तरफ देखकर कहा तो गुरु ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अब ये तो आप दोनों के बीच की बात है, इसमें भला मैं क्या बोलूं? इधर श्रद्धा के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। हमें मिस्टर राठौर की आंखें मिस्टर मास्क के जैसी लगी, वही चमक थी उनकी आंखों में भी। तो क्या इसका मतलब मिस्टर राठौर ही हमारे मिस्टर मास्क हैं? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? शायद मिस्टर मास्क की यादों ने हमें बावला बना दिया है। कुछ देर बाद तीनों बैंक पहुंचे। मैनेजर से मिलकर युवराज ने श्रद्धा के लॉकर के से पेपर्स निकलवाए, साथ ही एफडी का अमाउंट भी उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा दिया। तब तक दोपहर हो गई थी। बिग बॉस पहले लंच कर लेती है, उसके बाद अंधेरी चलती है जगह देखने, गुरु ने ड्राइव करते हुए कहा। युवराज श्रद्धा की तरफ देखकर बोले, आगे कोई ढाबा या रेस्टोरेंट देखकर गाड़ी रोक देना। ओके बिग बॉस, गुरु ने कहा और ड्राइव करने लगा। युवराज की नजरें लगातार उसके चेहरे पर बनी हुई थी। वो विंडो से सिर टिकाए बाहर की तरफ देख रही थी। कुछ देर बाद गुरु ने रेस्टोरेंट के सामने गाड़ी रोकी। तीनों अंदर आकर एक टेबल पर बैठ गए। युवराज ने मेन्यू मंगवाया और श्रद्धा को थमा दिया और गुरु के साथ बातें करने लगी। मैंने सबके लिए मिसल पाव और भाजी मंगवा ली। थोड़ी देर में उनका ऑर्डर आया और तीनों खाने लगे। इस बीच युवराज के चेहरे पर गुस्सा नजर आने लगा था क्योंकि उनके साइड वाली टेबल पर बैठे कुछ लफंगे श्रद्धा को पीछे से घूर रहे थे। श्रद्धा ने आज रेड ब्लाउज के साथ वाइट साड़ी पहनी थी जिसके कारण उसकी पीठ का कुछ हिस्सा उन लोगों को नजर आ रहा था। उसकी मुट्ठियां बंध गई थी। वो अपनी जगह से खड़े होते उससे पहले ही गुरु ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें रोकते हुए कहा, क्या कर रहे हैं बिग बॉस आप? वाहिनी के सामने अगर आपने कुछ भी किया तो डर जाएंगी। तो क्या करें, छोड़ दे उन्हें? युवराज उन्हें घूरते हुए बोले। नहीं, बस वाहिनी को जाने दीजिए, गुरु ने कहा तो युवराज चुपचाप खाने लगे। हमारा खाना हो गया मिस्टर राठौर, हम बाहर जा रहे हैं, वो अपनी जगह से उठते हुए बोली। गाड़ी में इंतजार करिए, हम अभी आते हैं, युवराज ने कहा और वो अपना हैंडबैग लेकर चली गई। उसके जाने के बाद गुरु ने मैनेजर को बुलवाया। मैनेजर ने आकर जब युवराज को देखा तो पहले उसने ग्रीट किया क्योंकि ये युवराज का ही रेस्टोरेंट था। सीसीटीवी कैमरा बंद करवाओ और उन लोगों को छोड़कर सभी को बाहर भेजो अभी, युवराज ने गुस्से से कहा। जी सर, मैनेजर ने कहा और वेटर्स के थ्रू सबके जाने के लिए कहा। इस वक्त रेस्टोरेंट में ज़्यादा लोग नहीं थे, साथ ही सबका लंच हो गया था। ये बिना नानुकुर किए वो लोग वहाँ से चले गए। उनके जाने के बाद गुरु ने दरवाज़ा बंद किया और युवराज सीधा उन चारों के पास आ गए।
उसके बाद तो किसकी कितनी हड्डी टूटी ये कहना मुश्किल था। जो श्रद्धा को ऊपर से नीचे तक घूर रहा था उसकी तो आंखें फूटते फूटते बची थी। धोबी के कुत्ते से भी ज्यादा बुरी तरह से कूटा था युवराज ने चारों को। गुरु, मैनेजर और वेटर्स एक तरफ खड़े उन्हें पिटता हुआ देख रहे थे। युवराज को भी हल्की फुल्की खरोंचें आई थी, लेकिन उनका ध्यान उस पर नहीं गया। गुरु को लगा कि अब युवराज उनकी जान निकाल सकते हैं, तो वो युवराज के पास आया और उनका हाथ पकड़कर उन्हें बाहर ले आया। साथ ही मैनेजर से उन लोगों को हॉस्पिटल भिजवाने के लिए कह दिया जिनके सामने हमारी निगाहें भी अदब से झुक जाती हैं। उन्हें कोई बेअदबी से देखे ये हमें गवारा नहीं। कहते हुए युवराज गुरु के साथ बाहर आए तो कुछ दूर पर खड़ी श्रद्धा को देखकर उनका सारा गुस्सा काफूर हो गया और चेहरे पर कतरा कतरा सुकून बिखरता चला गया। वो कुछ बच्चों के साथ रोड की दूसरी तरफ खड़ी थी और उन्हें आइसक्रीम खिला रही थी। वो उन बच्चों से बात करते हुए कभी मुस्कुराती तो कभी उनके साथ हंसती। उसके चेहरे पर खुशी देखकर युवराज के चेहरे पर सुकून अपने आप उतर आया और एक छोटी सी मुस्कुराहट भी। वो रोड क्रॉस करके उसके पास आ गए और उसके बगल में खड़े होते हुए बोले, ऐसे ही अच्छी लगती हैं आप मुस्कुराती हुई। इनको देखकर अपने आप ही चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है मिस्टर राठौर। काश हम फिर से बच्चे बन पाते तो कितना अच्छा होता ना किसी चीज़ की चिंता और ना ही किसी चीज़ की जिम्मेदारी। बस माँ बाप के साथ एक छोटी सी दुनिया में हम बेहद खुश रहते। हम दोबारा बच्चे तो नहीं बन सकते श्रद्धा, लेकिन इन बच्चों के साथ दोबारा अपना बचपन तो जी सकते हैं ना। उन्होंने उनमें से एक बच्चे को गोद में लेते हुए कहा तो वो बच्ची मुस्कुरा दी। बेटा, आप लोग कहाँ रहते हैं? युवराज ने पूछा। अंकल, हम लोग यहीं फुटपाथ पर रहते हैं, उनमें से एक 10 साल के लड़के ने कहा। युवराज पंजों के बल नीचे बैठे और उनके नाम और बातें पूछे। और आपके माँ पापा क्या करते हैं? मेरे कोई पापा नहीं है अंकल, सिर्फ माँ है। उसने उसके लहजे को समझते हुए उससे पूछा, आपके पापा नहीं है मतलब ये अंकल की। उस बच्चे ने अपनी परेशानी बताई तो श्रद्धा ने उन बच्चों से प्यार से पूछा, हम आपकी माँ से मिलना चाहते हैं, मिलवाएंगे आप हमें? उसने हाँ में सर हिला दिया। मिस्टर राठौर, हम मनु और बाकी बच्चों की माँ से मिलने जा रहे हैं, आप भी चलिए, ने कहा और मनु के साथ सब वहाँ से आ गए जहाँ मनु और बाकी बच्चे रहते थे। वहाँ करीबन 20 औरतें थी और 5 लड़कियाँ। श्रद्धा सबसे पहले मनु की माँ से मिली, उसके बाद सभी औरतों को बीच में बैठाकर वो बातें करने लगी। मनु भी बाकी बच्चों के साथ मिलकर युवराज और गुरु के साथ खेलने लगा। युवराज को यूं बच्चों के साथ बच्चा बना देख श्रद्धा के होंठों पर हंसी खेल गई। श्रद्धा ने सबसे बात की, हर एक की अपनी अलग कहानी थी। श्रद्धा ने भी अपनी एनजीओ की बात उन सबके बीच रखी और सबसे पूछा, बताइए आप सब जुड़ेंगे हमारे साथ? उसने उनसे कहा तो सब मान गए। गुरु, श्रद्धा ने आवाज दी। जी वाहिनी। गुरु जो बच्चों के साथ खेल रहा था वो उसके पास आकर बोला, सबके नाम लिख लीजिए और एक फ़ोन गाड़ी में रखा है, नया ही है, वो लाकर इन्हें दे दीजिए ताकि हम इन सब से कांटेक्ट में रह सके। जी वाहिनी। युवराज आकर श्रद्धा के बगल में खड़े होकर बोले, तो आपको आपके पहले साथी मिल गए? जी मिस्टर राठौर, अब तो हम जल्दी से जल्द एनजीओ शुरू करना चाहते हैं ताकि इन सबको यहाँ से निकाल कर वहाँ शिफ्ट कर सकें। वो चहकते हुए बोले तो वो मुस्कुरा दिए। कुछ देर बाद, हम रोज़ आप सबसे मिलने आएंगे, बस कुछ दिन और फिर आप सबके सर पर छत होगी। ये फ़ोन है, इसमें गुरु का नंबर है, तब हमसे जब चाहे तब कांटेक्ट कर सकते हैं। मनु बेटा, ध्यान रखना सबका। श्रद्धा ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा तो मनु ने हाँ में सर हिला दिया। श्रद्धा ने उसका माथा चूमा और सबको बाय कहते हुए वो गाड़ी में आकर बैठ गई। इस वक्त बेहद खुश थी वो। गुरु ने गाड़ी स्टार्ट की और मंजिल की तरफ मोड़ दी। उसकी तरफ देखकर कहा, क्या बात है श्रद्धा, आपने तो हमारी बेटी के लिए दोस्त भी बना लिए। अब सब बच्चे ही हैं, इतने प्यारे। आप देखिएगा मिस्टर राठौर, आस्था बहुत खुश होंगी सबसे मिलकर, उसने कहा और बाहर की तरफ देखने लगी। युवराज ने अपना फ़ोन निकाला और केशव को फ़ोन किया। हेलो बॉस। केशव, आप रीटा और कोमल को लेकर अंधेरी ईस्ट आ जाइए, लोकेशन हम आपको भेज रहे हैं। देर हो गई है तो गुरु जा नहीं पाएंगे उन्हें लेने। ओके बॉस, मैं 1 घंटे में पहुंचता हूँ। केशव ने फोन रख दिया और थोड़ी देर बाद गाड़ी रुकी। तीनों बाहर आए और उस आश्रम को देखकर युवराज हैरान रह गए। उन्होंने श्रद्धा की तरफ देखकर पूछा, आप इस आश्रम की बात कर रही थी? जी मिस्टर राठौर, श्रद्धा ने जवाब दिया, फिर रुककर बोली, लेकिन आप इसे देखकर इतना हैरान क्यों है? क्योंकि इसे हम पिछले 4 सालों से खरीदना चाहते थे, लेकिन कभी इसके ऑनर को ढूंढ नहीं पाए थे। उस जगह की लोकेशन बहुत अच्छी थी, सामने बड़ा सा लोहे का गेट लगा हुआ था। श्रद्धा ने वो दरवाज़ा खोला और तीनों अंदर आए। बड़े से गार्डन के बीचों बीच एक बड़ा सा 1 मंजिल आश्रम बना हुआ था।
बहुत खूबसूरत लग रहा था। तीनों आश्रम के अंदर आए। धूल मिट्टी और जाले पड़ गए थे, साथ ही लाइट्स भी नहीं थी, इसीलिए वो टॉर्च जलाकर अंदर बनी हर चीज देखने लगे। ऑफिस, काम करने के लिए 3 से 4 बड़े बड़े कमरे, ऑडिटोरियम, साथ ही रहने के लिए तकरीबन 50 से 60 कमरे बने हुए थे उस आश्रम में। रीटा और कोमल के साथ साथ काकी, शिप्रा, रत्ना, आस्था और अर्जुन भी केशव के साथ जगह देखने पहुंच गए थे। सब हर कमरे को खोल खोल कर देख रहे थे। पूरा आश्रम देखने के बाद सभी बाहर गार्डन में खड़े थे, जो किसी पार्क से कम नहीं था। यूवी, ये जगह बेस्ट है। हाँ भाई साहब, अर्जुन सही कह रहा है। भाई प्लीज हाँ कर दीजिए इस जगह के लिए। यस पापा, दिस प्लेस इज जस्ट ऑसम। बहुत शान जगह है ये। सब युवराज से रिक्वेस्ट करने लगे कि वो हाँ कर दे। हमने मना ही कब किया था। इनफैक्ट हम तो खुद काफी वक्त से इस जगह को खरीदना चाहते थे। श्रद्धा, आप अपना काम शुरू कीजिए। ये जगह आपके एनजीओ की शुरुआत के लिए बेस्ट है। उनके इतना कहते ही सभी खुशी से उछल पड़े। श्रद्धा के चेहरे पर भी बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। कल संजय के वापस आते ही हम इसके रेनोवेशन शुरू करवा देती हैं। वैसे भी ज़्यादा काम नहीं है, फिर एनजीओ सेटअप हो जाएगा। वो सब तो ठीक है अर्जुन, लेकिन श्रद्धा, तुमने इसका कोई नाम सोचा है या नहीं? हाँ श्री, तूने कोई नाम सोचा है कि नहीं? सोचा है क्या? सबने एक साथ पूछा तो श्रद्धा मुस्कुराते हुए बोली, उड़ान। बहुत अच्छा नाम है, युवराज ने कहा और सबने मुस्कुराकर सहमति जता दी। तो पार्टी बनती है, चल श्री पार्टी दे। नहीं अभी नहीं, पहले हमारा एनजीओ ऑफिशियली सबके लिए ओपन हो जाए, तब देंगे हम पार्टी। श्रद्धा की बात सुनकर सबके चेहरे लटक गए तो युवराज ने कहा, सब ऐसे चेहरे मत लटकाइए। आप सब लोग जाकर राठौड़ होटल में पार्टी कर लीजिए, बिल हम पे कर देंगे। और अर्जुन अंकल और काका को बुला लीजिए, और केशव चाहे तो काजल को भी बुला सकते हो। जी बॉस, केशव ने सर झुकाकर मुस्कुराते हुए कहा। युवराज, पवन भाई, छवि भाभी, दक्ष और मेघा को भी बुला लो। अर्जुन ने कहा, जिसको मर्जी उसको बुला लीजिए, लेकिन अब आप लोग जाने का कष्ट कीजिए। युवराज ने हाथ जोड़ते हुए कहा तो सब जाने लगे। आप कहीं नहीं जाएंगी श्रद्धा? युवराज ने सवाल किया। नहीं, हम कुछ देर यहीं रुकना चाहते हैं। पापा की आखिरी निशानी है ये हमारे पास। वंशियों को देखते हुए बोली तो युवराज भी खामोश नजरों से उसे देखने लगे। आ गई या फिर एक बार हमारी खुशी की गवाह बनने, हमारे साथ की गवाह बनने। युवराज ने आसमान की तरफ देखकर कहा, जिस पर धीरे धीरे बादल छा रहे थे। आ गई ना आप? आज तो हम दिल खोल कर नाचेंगे इस बारिश में। पापा के सपने की तरफ पहला कदम बढ़ाया है हमने। आज उन लोगों के चेहरों पर जो खुशी देखी, दुनिया की सबसे बेशकीमती दौलत है वो हमारे लिए। श्रद्धा भी आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोली। दोनों थोड़ी दूरी पर खड़ी थी, इसीलिए एक दूसरे की कही बात नहीं सुन सकते थे, लेकिन एक दूसरे के चेहरे की मुस्कुराहट बखूबी महसूस कर रहे थे। हवाएं चलने लगी। आसमान में तो काले बादल पहले ही छा चुके थे। जैसे ही बारिश की बूंद श्रद्धा के चेहरे पर पड़ी तो चेहरे की मुस्कुराहट खिलखिलाहट में बदल गई। रिमझिम रिमझिम फुहारें पड़ने लगी और उसके पैर थिरकने लगे। हर बार की तरह इस बार भी युवराज पेड़ की छांव में टिककर उसे देखने लगे। उन्होंने गाना लगा दिया और उसके पैर उसी लय में थिरकने लगे। आज फिर उसके पायलों का शोर युवराज की धड़कनों का शोर बढ़ा रही थी। बारिश में नाचती, हंसती, खिलखिलाती वो आज किसी सफेद मोरनी सी लग रही थी। सालों बाद आज युवराज ने उसका वो रूप देखा था जिसे देखकर ही वो उससे मोहब्बत कर बैठे थे। धीरे धीरे युवराज के कदम उसकी तरफ बढ़ गए। वो भी उसी बारिश में भीगते हुए उसके पास पहुंचे और अपना हाथ उसके सामने कर दिया। उसने अपनी हथेली उनके सामने हाथ पर रख दी और युवराज ने उसे अपनी तरफ खींच लिया। बढ़ती हुई धड़कनों और नजदीकियों के साथ दोनों बारिश में भीगते हुए नाच रही थी। श्रद्धा के दिल का शोर जब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ तो वह हाथ छुड़ाकर पलट कर जाने लगी, लेकिन युवराज ने उसकी साड़ी के पल्लू को पकड़कर उसे रोक लिया। उसने अपने पल्लू पर हाथ रख लिया। युवराज ने उसे पीछे की तरफ खींचा तो उसकी मुट्ठी उसने सीने में टकरा गई। उसने उनके कंधों पर अपना सिर टिकाकर आंखें बंद कर ली। युवराज ने धीरे धीरे अपने हाथ नीचे की ओर बढ़ाते हुए श्रद्धा की उंगलियों के साथ अपनी उंगलियां उलझा ली। वो उनकी ओर नजदीक आ गई। उन्होंने अपने एक दूसरे के साथ उसके गर्दन से लिपटे बाल हटाए तो वो सिहर कर पलट गई और युवराज के सीने में अपना चेहरा छुपा लिया। बेतहाशा दोनों की ही धड़कनों का शोर बढ़ता जा रहा था। युवराज ने धीरे से उसका चेहरा अपनी हथेलियों में भरा और एकटक उसे देखने लगे। भीगा हुआ चेहरा, चेहरे पर चिपके हुए बालों की लटें, गुलाबी कांपते हुए होंठ जिन पर बारिश का पानी किसी ओस की बूंद की तरह ठहरा हुआ था। वो धीरे से उसके चेहरे की तरफ झुके। मिस्टर राठौर, क्या सोच रहे हैं आप?
इधर आइए ना। उसने आवाज़ दी तो युवराज अपने खूबसूरत से सपने से बाहर आए। उन्होंने श्रद्धा की तरफ देखा जो उसे ही बुला रही थी। उन्होंने अपने बालों में हाथ फिराया और खुद से मुस्कुराकर बोले, काश ये ख्वाब कभी हकीकत में बदल पाता, काश श्रद्धा पर हमारा अधिकार हो पाता। सोचते हुए उसके पास बारिश में आ गई। क्या हम आपके साथ डांस कर सकते हैं? अपना हाथ आगे करते हुए कहा तो वो मना नहीं कर पाए। उन्होंने उसकी हथेली थाम ली और धीरे धीरे उसके साथ डांस करना शुरू किया, लेकिन एक निश्चित दूरी के साथ। अगले दिन सभी युवराज विला में बैठे संजय के आने का इंतजार कर रहे थे। छवि और पवन भी आए हुए थे। युवराज ने उन्हें खास सुबह जल्दी बुलाया था। किसी ने नाश्ता भी नहीं किया था। सब बस टकटकी लगाए दरवाजे की तरफ ही देख रहे थे। अर्जुन और युवराज जानते थे कि लगभग एक हफ्ते से संजय कहाँ गया है, लेकिन बाकी सब इस बात से अनजान थे। और संजय से ज्यादा इस वक्त संजय के साथ आने वाले सरप्राइज का इंतजार हो रहा था। बताओ ना, क्यों बुलाया है तुमने हमें? छवि ने युवराज से पूछा। बस 5 मिनट और छवि, युवराज ने कहा और अपनी फोन की स्क्रीन को देखने लगे। जैसा कि उन्होंने कहा था, ठीक 5 मिनट बाद ही एक गाड़ी युवराज विला में दाखिल हुई। रॉकी, संजय और शैंकी बाहर आए। माँ पापा यही है चाचू? शैंकी ने युवराज विला को देखते हुए पूछा। हाँ बेटा, वो यही हैं। अब चले, सब इंतजार कर रहे होंगे, संजय ने कहा। हाँ चाचू चलिए ना, शैंकी ने कहा और एक स्लिंग बैग टांगे रॉकी और संजय के पीछे पीछे चलने लगा। हेलो एवरीवन, लगता है पलके बिछाकर मेरा ही इंतजार हो रहा है, संजय ने अंदर आते हुए कहा। वैसे मैं आप सबको बता दूं कि मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ जिसका आप सभी इंतजार करें, लेकिन फिर भी आपने मेरा यूं इंतज़ार किया, उसके लिए मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, वो पूरी नौटंकी करते हुए बोला। अब ये नौटंकी बंद करो और सीधे सीधे बताओ क्या सरप्राइज़ है, जिसके लिए हम सबको इतने सुबह इकट्ठा किया है। राइट रत्ना, संजय जल्दी बताओ, वरना आज तो तुम्हारे लिए स्पेशल सैंडल निकाल कर रखी है मैंने, उसी से मारूंगी कॉलेज टाइम की तरह, शिप्रा ने कहा। ओके ओके, एक्टिंग बंद। तो आप सबका सरप्राइज़ है ये, अंदर आ जाओ दोनों जल्दी, वरना मैं हाफ पीस में मिलूंगा, उसने कहा और दोनों अंदर आ गए। शैंकी मेरे बच्चे, ये तुम ही हो ना? छवि आंसू भरी आंखों से दौड़कर उसके पास आई और उसका चेहरा छूती हुई बोली, हाँ मम्मा। शैंकी ने आंसू भरी आंखों से कहा तो छवि से उसे सीने से लगा लिया। कितने साल तड़पी थी वो अपने बच्चे के लिए, कितने दुआएं मांगी थी उसकी सलामती की, सारी आज पूरी होती दिखाई दे रही थी। उसने अपने शैंकी को सीने से लगाकर बहुत सी बातों की, उसके बचपन की सारी बातें याद दिला दी। अरे छवि बेटा, उसे पवन से तो मिलने दो, कहा तो छवि को याद आया कि यहाँ बाकी सब भी हैं। छवि पीछे मुड़ी और पवन से बोली, देखिए ना पवन, हमारा बेटा, हमारा शैंकी कितना बड़ा हो गया है ना। शैंकी आकर पवन के सामने खड़ा हो गया तो पवन ने भी उसे अपने गले से लगा लिया। उसकी आंखों में नमी आ गई। वैसे भी सरप्राइज के नाम पर तुमने हमारी सांसें अटका दी थी, शिप्रा संजय के कान खींचते हुए बोली। अरे शिप्रा, क्या कर रही हो? अभी तक मेरी शादी भी नहीं हुई। रत्ना, तुम कुछ कहो ना शिप्रा से। हाँ बिल्कुल कहती हूँ ना। शिप्रा, इसके दूसरे कान को भी खींचो, मेरी भी जान अटका दी थी कि पता नहीं आखिर ऐसा कौन सा सरप्राइज देने वाला है। इधर आस्था शैंकी के जींस खींचते हुए बोली, आप मेरे बिग ब्रदर हो? वो नीचे झुका और उसे गोद में लेते हुए बोला, यस मैं आपका बिग ब्रदर हूँ और आप मेरे छोटे सिस्टर, छोटे से प्रिंसेस। वो उसके गाल छूते हुए बोला तो आस्था ताली बजाते हुए बोली, ये अब आस्था के पास भी बिग ब्रदर है। अब अगर मुझे कोई भी टीज करेगा तो मैं बिग ब्रदर से उसकी शिकायत करूंगी। वो खुश होकर बोली तो बाकी सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई। अच्छा, आप सब लोग चलकर नाश्ता कर लीजिए। संजय, शैंकी और रॉकी, आप तीनों भी फ्रेश होकर आ जाइए, श्रद्धा ने किचन की तरफ जाते हुए कहा। छोटी माँ, आप मुझे गले नहीं लगाएंगी? शैंकी ने कहा तो जो आंसू श्रद्धा ने अपनी आंखों में रोक रखे थे वो गालों पर लुढ़ा कर आए। आस्था को गोद से उतारकर उसके सामने आया तो श्रद्धा ने उसका माथा चूमते हुए उसे गले लगा लिया। क्या देख रहे हो युवराज? पवन ने उसके बगल में खड़े होकर पूछा। बस यही सोच रहा हूँ कि आखिर क्या वजह थी तो सबको एक दूसरे से दूर रहना पड़ा। शायद यही सबकी किस्मत में लिखा था, क्योंकि किसी को भी किस्मत से ज़्यादा कुछ नहीं मिलता। देखो ना, हमारा पूरा परिवार साथ है। सही कहा आपने, हमारा परिवार पूरा हो गया। और तुम्हारा क्या मतलब? श्रद्धा से कब कहने वाली हो कि मोहब्बत करते हो उससे? पवन ने सवाल किया तो युवराज खामोश रहे। भैया, मिस्टर राठौर जल्दी आइए ना, श्रद्धा ने आवाज़ दी। चलिए, सब इंतजार कर रहे हैं, युवराज ने कहा और डाइनिंग की तरफ बढ़ गए। पवन उन्हें पीछे से देखकर बोला,
तुम कितना भी खामोश रह लो युवराज, लेकिन सच यही है कि आज भी तुम उससे ज्यादा श्रद्धा को कोई चाह नहीं सकता। वो भी डाइनिंग की तरफ आ गया जहां सब बैठे नाश्ता कर रहे थे। शैंकी को छवि अपने हाथों से खिला रही थी और श्रद्धा आस्था को। पवन अपनी जगह पर बैठ गया, तभी उसका फोन बजा। उसने देखा तो प्रदीप का फोन था। उसने फोन उठाया तो उधर से प्रदीप ने पूछा, तुम और छवि कहाँ हो? छवि के साथ मंदिर आया हूँ, थोड़ी देर में आता हूँ। पवन ने इतना कहकर फोन रख दिया। किसका फोन था भाई? संजय ने पूछा। प्रदीप का, पवन ने जवाब दिया। छवि जो शैंकी को नाश्ता करवा रही थी वो युवराज से बोली, युवराज, शैंकी कहाँ रहेगा और प्रदीप को कब उसके किए की सजा मिलेगी? छवि, शैंकी यहीं रहेगा युवराज विला में। और रह गई बात प्रदीप की, तो बस कुछ दिन और फिर प्रदीप नाम का काला साया हम सबकी जिंदगी से दूर होगा, युवराज ने कहा। और सब बातें करते हुए नाश्ता करने लगे। नाश्ते के बाद पवन छवि के साथ राज हाउस चला गया। शिप्रा और अर्जुन फार्म चले गए। युवराज, गुरु और केशव के साथ ऑफिस चले गए और बाकी सब बैठकर एनजीओ के काम के बारे में डिस्कस करने लगे। श्रद्धा ने संजय को पूरी बात बताई, कुछ आइडियाज भी, जिसके बाद संजय ने अपनी टीम वहां जाकर सब कुछ देखने के लिए कहा और सबके साथ लोकेशन की तरफ चल पड़ा। रास्ते में गाड़ी रोककर श्रद्धा, मनु और बाकी सबसे मिली कि आस्था और बाकी सबसे उन्हें मिलवाया। रीटा, कोमल, काकी, आस्था और रत्ना वहीं सबके पास रुक गए और श्रद्धा संजय के साथ एनजीओ आ गई। सब कुछ मॉनिटर करने के बाद टीम हेड ने बताया कि 1 हफ्ते में वो लोग ओपनिंग के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगी। संजय ने काम शुरू करने का ऑर्डर दे दिया और इसी के साथ एनजीओ के रेनोवेशन का काम शुरू हो गया। श्रद्धा ने संजय और बाकी सबको जब बताया कि 1 हफ्ते बाद ओपनिंग है तो वो लोग भी खुश हो गए। वापस आकर श्रद्धा ने संजय को 5 लाख रुपए थमा दिए। उसने मना करने की कोशिश की तो श्रद्धा ने कहा कि वह सब कुछ अपने दम पर करना चाहती है, तो वो मना नहीं कर पाया। रात को युवराज देर से लौटे। श्रद्धा उन्हें हॉल में मिली जो अपनी किताब पढ़ते हुए उन्हीं का इंतजार कर रही थी। उसे देखकर युवराज के पूरे दिन की थकान मिट गई। जब आप घर लौट कर आओ और कोई आपका इंतजार करता मिले तो दुनिया भर की थकावट होने के बावजूद भी आपके चेहरे पर मुस्कुराहट ही आ जाती है। दोनों ने साथ में डिनर किया। आज श्रद्धा के पास करने के लिए ढेर सारी बातें थी कि उसने दिन भर क्या क्या किया। वो मुस्कुराते हुए उसकी सारी बातें सुन रहे थे। डिनर के बाद श्रद्धा अपने कमरे में जाने लगी तो युवराज ने पूछा, आज आप आस्था के पास नहीं जाएंगी क्या? श्रद्धा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, खुद चलकर देख लीजिए। युवराज उसके साथ आस्था के कमरे की विंडो पर आए और अंदर देखकर उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। आस्था शैंकी की गोद में सर रखे उससे बातें कर रही थी और वो उसके बालों में हाथ फेरते हुए उसके हर बात ध्यान से सुन रहा था। सच ही कहते हैं कि बड़ा भाई पिता समान होता है। आपको अपना जवाब मिल गया ना मिस्टर राठौर? श्रद्धा ने कहा तो युवराज ने मुस्कुराकर अपना सिर हिला दिया। दोनों अपने अपने कमरों में चले गए। अगले दिन से सबका वही रूटीन चालू हो गया। सुबह नाश्ते के बाद श्रद्धा और रीटा अपने एनजीओ के काम को देखने चली जाती। रत्ना और कोमल वल्लभ जी के साथ उनका काम देखती। शिप्रा और अर्जुन लॉ फर्म, दक्ष, शिवराज, केशव और संजय अपने काम के साथ साथ केस से जुड़ी सभी खबरें रख रहे थे। युवराज ने प्रदीप के खिलाफ चार्जशीट बनाना शुरू कर दिया था। साथ ही वो अपने परिवार को इन सबसे दूर रखना चाहते थे। मेघा को जब शैंकी के मिलने की बात पता चली तो वो उससे मिलने युवराज विला आई। उसे देखकर शैंकी के साथ साथ सब बहुत खुश हुए। मेघा ने भी श्रद्धा के साथ काम करने की इच्छा जताई तो श्रद्धा राजी हो गई। अब वो भी उनके साथ दिन भर बिजी रहती और रात में साहिल किनारे बैठकर अपनी जिंदगी के खालीपन के बारे में सोचती। 1 हफ्ते बाद जिस दिन एनजीओ की ओपनिंग थी उसी दिन नवरात्र शुरू होने वाले थे, इसीलिए सभी तैयारियों में लगे हुए थे। राज हाउस से पवन की बहुत बुरी यादें जुड़ी हुई थी और वहां रहना उसकी मजबूरी भी थी, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं था। इसीलिए पवन ने सबके घर के पास ही अपने लिए एक छोटा बंगलो ले लिया जिसके साफ सफाई का काम शुरू हो गया था। प्रदीप अंडरवर्ल्ड की होने वाली मीटिंग और डील्स को लेकर परेशान था क्योंकि सब कुछ चरण ही संभालता था और इस वक्त वो जेल में था। माता की मूर्ति को युवराज ने पकड़ा था और बाकी दोनों तरफ से संजय और अर्जुन ने। श्रद्धा ने दरवाजे पर आरती की थाल लिए माता का स्वागत किया। पूरा युवराज विला सजा हुआ था। हॉल में माता का छोटा सा पंडाल बनाया हुआ था। माता को विराजा गया, कलश स्थापना हुई। युवराज और श्रद्धा ने व्रत रखा था क्योंकि घर में माता को स्थापित करने वाले का व्रत करना अनिवार्य माना जाता है। सबने आरती की। शैंकी और आस्था ने मिलकर सबको प्रसाद दिया। उसके बाद सभी पवन के नए बंगलों पर आ गए।
ने आज ही गृह प्रवेश की पूजा रखवाई थी। पवन, छवि और मेघा ने सबका स्वागत किया। वहां भी माता को विराजा गया और फिर गृह प्रवेश की पूजा हुई। माता रानी अब कुछ और नहीं मांगना चाहती है, जिसकी उम्मीद भी छोड़ दी थी। आपने वो सब हमारे नाम कर दिया। हमारा पूरा परिवार हमेशा साथ और खुश रहे, बस इतनी सी प्रार्थना है हमारी। श्रद्धा ने मन ही मन प्रार्थना करते हुए कहा। अब सब लोग एनजीओ चलिए। महक, एनजीओ की 16 साल की एक लड़की का फोन आया था। सब इंतजार कर रहे हैं। शैंकी ने सबसे कहा। चलते हैं शैंकी मियाँ, लेकिन उससे पहले हमारे एसपी साहब तो आ जाएं। संजय ने कहा। कहने को तो एसपी है, लेकिन आज भी लेट। ना खुद टाइम पर आता है और ना ही काजल को आने देता है। अर्जुन ने मुंह बनाकर कहा। किसी काम में फंस गया होगा, आ जाएगा थोड़ी देर में। शिप्रा ने उसके वहां पर हल्के से थप्पड़ मारकर कहा। तो सब मुस्कुरा दिए। लो आ गए आपके एसपी साहब, काका ने कहा तो सबने उधर देखा। दक्ष काजल के साथ अंदर आ रहा था। उसे देखते ही अर्जुन, संजय, रॉकी और गुरु उस पर टूट पड़े। काजल साइड से निकलकर सबके पास आ गई। कुछ देर मस्ती मजाक के बाद सभी एनजीओ पहुंचे। सभी वहां पहले से ही मौजूद थे, साथ ही उन सबके चेहरों पर बड़ी सी मुस्कुराहट थी। पहले एनजीओ में पूजा हुई, उसके बाद श्रद्धा ने बच्चों से रिबन कटवाया। कोई मीडिया नहीं बुलवाई गई थी। रिबन कटिंग के बाद सबने पूरा एनजीओ देखा, जो बहुत खूबसूरत लग रहा था। दोपहर के खाने का सारा इंतजाम आज एनजीओ में ही था। युवराज, श्रद्धा, पवन और छवि को छोड़कर सबने खाना खाया और उसके बाद सभी बैठकर बच्चों के साथ खेलने लगे। क्या सोच रही हो? श्रद्धा ने मेघा से पूछा। मेघा, जो ऑफिस की विंडो से बाहर सभी बच्चों के साथ खेलते दक्ष को देख रही थी, वो बोली। इन बच्चों को देखकर लगता है कि ये मुझसे भी ज़्यादा अमीर हैं। देखो, इनके पास भले ही पैसा नहीं है, पर प्यार है। श्रद्धा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा। हम आपकी तकलीफ समझ सकते हैं मेघा, लेकिन जो होना था सो हो गया। अतीत को पीछे छोड़कर हमें आगे बढ़ना ही होगा, और उसी तरफ से ये एनजीओ हमारा पहला कदम है। सही कह रही हो तुम श्री। श्री बुला सकती हूँ ना तुम्हें? मेघा ने मुस्कुराकर पूछा। बिल्कुल, उसने मुस्कुराकर कहा और मेघा के गले लग गई। सारी तैयारियां हो गई हैं युवराज, बस अब इंतजार है शिकार के फंसने का। दक्ष ने एक चार्ट युवराज को दिखाते हुए कहा। संजय, टीम को रेडी होने के लिए बोल दो। 4-5 दिन बाद मीटिंग है और उसने अगले दिन कोर्ट की हियरिंग है। अब इस केस के हमेशा के लिए ख़त्म होने का वक्त आ गया है, युवराज ने ऑर्डर देते हुए कहा। ठीक है, मैं जाता हूँ, संजय ने कहा और अपनी टीम के पास चला गया। उसके जाने के बाद दक्ष ने युवराज से कहा। जैसे तुमने कहा था, मैंने उस वीडियो के बेसिस पर पुलिस डिपार्टमेंट और तुम्हारी तरफ से प्रदीप के खिलाफ अदालत में केस दर्ज करवा दिया है। कल तक अरेस्ट वारंट भी मिल जाएगा। गुड, लेकिन उसकी ज़रूरत 4 दिन बाद पड़ेगी, क्योंकि अगर हमने अभी प्रदीप को गिरफ्तार किया तो बहुत सी मछलियाँ हाथ से फिसल जाएंगी। युवराज, मैंने लिस्ट निकलवाई है। बहुत से बड़े बड़े रईस लोग आने वाले हैं। कुछ नाम तो ऐसे हैं जिनके बारे में मैंने सोचा भी नहीं था। दक्ष, इस धंधे में ऐसे ही लोग उतरते हैं जिन पर कोई जल्दी से शक नहीं करता, और इसी का फ़ायदा उठाकर वो पैसों की खातिर ना जाने कितनों की जिंदगियां बर्बाद कर देते हैं। सही कहा तुमने। अब हम चलते हैं। घर पर किसी को भी भनक लग गई ना कि इतनी रात से हम गायब हैं तो सवाल बवाल हो जाएगा। तुम्हारे घर पर रात में तो सिर्फ श्रद्धा, आस्था, शैंकी और काका रहते हैं ना? और पहले भी तो तुम इतनी रात तक बाहर रहते थे, तब तो तुम यूं नहीं डरे। आपके सवाल में ही आपके सवाल का जवाब है दक्ष। घर पर श्रद्धा है, जो रात में 10 बार उठती हैं अपने दोनों बच्चों को देखने के लिए, युवराज ने कहा और वहां से बाहर आ गए। दक्ष ने एक नज़र घड़ी पर डाली और मुस्कुरा दिया। रात के 2 बज रहे थे। हो गई तुम तीनों की बातें? अर्जुन ने पूछा। सब हो गया। अब बस 4 दिन और फिर खेल खत्म, संजय ने कहा। वैसे सिंड्रेला, हमारी जोड़ी कितनी मस्त है ना? तू वकील है, हम तीनों पुलिस में हैं। हम पकड़ते हैं और तू सजा दिलवाता है। हमें कोई वकील ढूंढना ही नहीं पड़ता। तूने फ्यूचर देखकर वकालत की थी क्या? संजय ने उसके कंधे पर मारते हुए कहा। ओए, ड्राइव करने दे, वरना अभी यहीं एक्सीडेंट हो जाएगा। वैसे मेरा तो पहले से ही फिक्स था, लेकिन ये तुम दोनों को अचानक से भूत चढ़ा था पुलिस में जाने का, वो भी सीक्रेटली। अर्जुन उसे ताना मारते हुए बोला। हाँ हाँ, जो भी हो, लेकिन हमारी जोड़ी बेस्ट है। सही कह रहा हूँ ना? बिल्कुल सही कह रहा है। वी आर द बेस्टेस्ट, अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा तो पीछे बैठे युवराज के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। कुछ तो करना ही होगा, मैं चरण को सजा होने नहीं दे सकता। प्रदीप ने परेशान होते हुए सामने बैठे एडवोकेट भल्ला से कहा। मेरे पास एक तरीका है, शायद वो काम आ जाए। एडवोकेट भल्ला सोचते हुए बोले। क्या? सुना है श्रद्धा ने एनजीओ खोला है, जिसके बारे में अभी मीडिया को खबर नहीं लगी है। तो इससे हमारा क्या फ़ायदा? फ़ायदा ही फ़ायदा है राज साहब। कैसे?
किसी भी तरह अगर श्रद्धा तक ये खबर पहुंच जाए कि 3 दिन बाद करीबन 100 लड़कियों की तस्करी होने वाली है, तो वो चुप नहीं बैठेगी। उसे उस जगह तक हम ले आएंगे, लेकिन वहाँ राठौड़ भी होगा। फिर अगर उसने पुलिस को बुला लिया तो श्रद्धा को तो यही लगेगा ना कि युवराज भी इस सब में शामिल है। और रह गई बात पुलिस को बताने की, तो कोई भी बिना सबूत के उसके ऊपर भरोसा नहीं करेगा। और एक बार वो वहाँ पहुँच गई तो उसे वहाँ से हम गायब करवा देंगे। जब वो ही नहीं रहेगी तो केस अपने आप क्लोज हो जाएगा। बहुत रिस्क है, लेकिन इसके अलावा हमारे पास और कोई तरीका नहीं है। राठौर के आदमी हमेशा उसके आसपास ही रहते हैं। अगर हमने सामने से उसे छूने की कोशिश भी की तो यह चरण के लिए मुसीबत खड़ी कर देगा। एडवोकेट भल्ला ने कहा। ठीक है, उस तक खबर पहुंचा दो, प्रदीप ने कहा और वहां से चला गया। मेघा दी, आप इन पेपर्स पर सिग्नेचर कर दीजिए। कोमल एक फाइल मेघा के सामने रखते हुए बोली। ये किस चीज़ के पेपर्स हैं कोमल? मेघा फाइल उठाते हुए बोली। कोमल उसके सामने वाली चेयर पर बैठकर बोली, आप खुद देख लीजिए। वैसे ये पेपर शिप्रा दी ने भेजे हैं, कह रही थी कि 4 दिन बाद ज़रूरत पड़ेगी। ऐसा क्या है? मेघा ने कहा और फाइल में रखे पेजेस पढ़ने लगी। कि मैरिज डिसोल्यूशन पेपर्स थे। मेघा ने पूरा पढ़कर उन पर साइन कर दिया। फिर फाइल कोमल को पकड़ाते हुए बोली, कोमल ये फाइल ले जाओ और जाते वक्त दरवाज़ा बंद कर देना और सबसे कह देना मैं कुछ देर अकेली रहना चाहती हूँ। ओके दी, कोमल ने कहा और बाहर आ गई। श्री, मुझे इन पेपर्स पर तेरे साइन चाहिए, कहते हुए शिप्रा अंदर आई तो श्रद्धा ने उसे इशारे से बैठने को कहा। वो इस वक्त एनजीओ के बच्चों को डांस सिखा रही थी। शिप्रा वहीं बैठकर श्रद्धा को सालों बाद यूं नाचता देख मुस्कुरा दी। इतना मत मुस्कुराओ शिप्रा, कहीं बच्चे तुम्हें पागल न समझ लें। मेघा उसके बगल में बैठते हुए बोली, अरे पागल समझे तो समझने दो, मैं तो मुस्कुराऊंगी। पूरे 13 साल बाद अपने श्री को जो नाचते हुए देखा है मैंने। शिप्रा मुस्कुराते हुए ही बोली। बात सुनकर मेघा ने श्रद्धा की तरफ देखा, जो अपनी दोनों हाथों की उंगलियों को आंखों के पास ले जाकर ऐसे देख रही थी जैसे मृग यानी नजरों से बाण चला रही हो। ये तो सही कह रही हो तुम श्री सच में बहुत अच्छा डांस करती हैं। कॉलेज में जब मैं हारी थी ना, थोड़ा सा गुस्सा तो आया था, लेकिन खुशी हुई थी कि मैं एक वर्दी ओपोनेंट से हारी थी। मेघा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सच में वैसी नहीं हो जैसा मैंने तुम्हें कॉलेज में समझा था। शिप्रा ने मेघा की तरफ देखते हुए कहा। कॉलेज का वक्त अलग था शिप्रा। उस वक्त मैं जो चाहती थी वो पाने की ख्वाहिश करती थी। मेरी श्रद्धा से कोई पर्सनल दुश्मनी कभी थी ही नहीं। होती भी क्यों, हमारी तो पहले बात ही नहीं हुई थी। बस उससे जलन होती थी, उसके पास इतनी अच्छी फैमिली थी, तुम्हारे जैसे दोस्त थे, और सबसे बड़ी बात युवराज जैसा प्यार करने वाला साथी था। मेघा श्रद्धा की तरफ देखते हुए बोली, तुम सच में सबसे अलग हो मेघा। दोस्ती करोगी मुझसे? बिल्कुल पक्की वाली, वो कभी नहीं टूटेगी। शिप्रा ने अपने हाथ बढ़ाते हुए कहा तो मेघा उससे हाथ मिलाते हुए बोली, क्यों नहीं, आखिर मुझे भी तो अच्छे दोस्त चाहिए। बताइए शिप्रो, किस चीज़ पर साइन चाहिए थे आपको? श्रद्धा उनके पास आकर अपना दुपट्टा खोलते हुए बोली, जो गले से क्रॉस करते हुए उसके कमर पर बंधा था। इन पेपर्स पर। शिप्रा उसे पेपर्स दिखाते हुए बोली। श्रद्धा ने फाइल ली और पढ़ने लगी। पढ़ने के बाद उसने दोनों की तरफ देखा। उन्होंने हाँ में सर हिला दिया तो श्रद्धा ने उन पेपर्स पर साइन कर दिए। 4 दिन, सिर्फ 4 दिन, और फिर तुम दोनों इससे हमेशा के लिए आज़ाद हो जाओगी। शिप्रा ने कहा तो दोनों ने सर हिला दिया। चलें, श्रद्धा ने मेघा की तरफ देखकर कहा। क्यों नहीं, मेघा ने मुस्कुराकर कहा और दोनों बरसती बारिश में आकर खड़ी हो गई। शिप्रा ने गाना लगा दिया और दोनों साथ में उसी बारिश में थिरकने लगी। आज वो एक आज़ाद पंछी थी। एक गाड़ी आकर एनजीओ के सामने रुकी। हाथों में छाता लिए दक्ष और युवराज बाहर आए। दोनों मेन गेट से अंदर आए तो गार्डन का नज़ारा देखकर दोनों की नजरें थम गई। दोनों बेपरवाह सी हवाओं के साथ झूमते हुए बारिश में भीगते हुए नाच रही थी। उन्हें देखकर दोनों के चेहरे पर कतरा कतरा सुकून उतर गया। अगर इस सब में सबसे ज़्यादा किसी ने बर्दाश्त किया था तो वो दोनों ही थे। दोनों ही सबके पास आकर खड़े हो गए और उन्हें देखने लगे। अगले 3 दिन कैसे बीते किसी को पता नहीं चला। श्रद्धा रीटा और मेघा के साथ एनजीओ के काम संभालती, साथ ही अपनी पढ़ाई भी करती। मेघा ने भी अपने पापा का बिजनेस ज्वाइन कर लिया। उसके पापा खुश थे कि अब उनकी बेटी अपने अतीत से पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रही है। युवराज, संजय, केशव और दक्ष अपने मिशन की तैयारियों में मसरूफ थे। शिप्रा और अर्जुन केस को इस तारीख पर ख़त्म कर देना चाहते थे, इसलिए सभी ऐसे सबूतों को इकट्ठा कर रहे थे कि इसी पेशी में फैसला आ जाए। सुभाषी दोनों को केस के हर पॉइंट पर गाइड करती। रत्ना और कोमल अपने आश्रम और वल्लभ जी के साथ एनजीओ का काम संभाल रही थी। आस्था की जिम्मेदारी उसके बिग ब्रदर ने ले ली थी।
काका, गुरु और रॉकी इस वक्त संजय और युवराज के ऑफिस का काम संभाल रहे थे। काकी और छवि ने सबके नाश्ते से लेकर डिनर तक की जिम्मेदारी ले ली थी और साथ ही श्रद्धा, युवराज और पवन के फलाहार की भी। 3 दिन बाद शाम के वक्त श्रद्धा एनजीओ में अपने ऑफिस में बैठी कुछ काम देख रही थी। कुछ लोगों के सीवी आए हुए थे जिन्हें देखकर श्रद्धा को न्यू हायरिंग करनी थी। वो अपने काम में मसरूफ थी, तभी उसके कैबिन का डोर नॉक हुआ। कम इन, श्रद्धा ने बिना सर उठाए कहा तो मेघा अंदर आकर बोली, क्या बात है मैडम, तो बहुत बिजी लगती हैं। उसकी आवाज़ सुनकर श्रद्धा उसकी तरफ देखकर बोली, मेघा सॉरी, हम जरा ये सीवी चेक कर रहे थे। कोई बात नहीं यार, मैं तो ऐसे ही कह रही थी, कहते हुए उसके सामने वाली चेयर पर बैठ गई। वैसे मैं भी काम से ही आई हूँ। काम? कैसा काम? डैड हमारे एनजीओ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और मैं इसी सिलसिले में तुमसे बात करना चाहती हूँ। लेकिन मेघा, अभी तो सिर्फ 5 दिन ही हुए हैं, फिर कैसे? मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ श्री, पर ऐसे तो है नहीं कि हम सिर्फ एक जगह तक ही सीमित रहने वाले हैं। तुम्हें अपने दम पर शुरुआत करनी थी जो तुमने की है। पॉलिसीज ही ऐसी हैं श्री कि कोई भी एक बार में इन्वेस्ट करने को तैयार हो जाए। मेघा उसे समझाते हुए बोली, आप सही कह रही हैं, लेकिन हम इतना सब इतनी जल्दी नहीं संभाल पाएंगे। आपको पता तो है ना, हमारे पास बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है। तो चिंता क्यों करती हो यार, मैं हूँ ना, मेरे पास कंपनी रन करने का एक्सपीरियंस है। रत्ना है, रीटा है, कोमल, युवराज, संजय, डैड, भाई, अंकल, कितने सारे लोग हैं हमें गाइड करने के लिए। तुम तो बस अब काम करना शुरू करो, क्योंकि हमें अपनी उड़ान की ब्रांचेस हर जगह पहुंचानी है। मेघा चहकते हुए बोली तो श्रद्धा ने भी अपना सिर हाँ में हिला दिया। वह दोनों बात कर रही थी कि श्रद्धा का फ़ोन बजा। उसने अननोन नंबर देखकर इग्नोर कर दिया, लेकिन बार बार फ़ोन आने लगा। उठा लेना, देखते हैं किसका फ़ोन है। मेघा की बात मानकर श्रद्धा ने फ़ोन उठाया तो उधर से एक आदमी की भारी भरकम आवाज़ आई, जिसे सुनते ही श्रद्धा के चेहरे पर पसीने आ गए। मेघा ने उसके हाथ से फ़ोन लिया और स्पीकर पर डालकर टेबल पर रख दिया। तुम श्रद्धा हो ना? मेरी बात ध्यान से सुनो। आज रात 8 बजे होटल पैराडाइज में एक बहुत बड़ी पार्टी होने वाली है, जिसके आड़ में बहुत सी लड़कियां और ड्रग्स सप्लाई की जाएगी। वहाँ आज जो सभी लोग मौजूद होंगे जो इस धंधे से जुड़े हुए हैं। तुम ये सब हमें क्यों बता रहे हो? पुलिस को क्यों नहीं बताती? मेघा ने कहा। पुलिस मेरी बात का भरोसा नहीं कर रही है। तुम एक एनजीओ से हो तो तुम उनकी मदद करो। इतना कहकर उसने फ़ोन काट दिया। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। मेघा बोली, मुझे तो फेक लगता है, ऐसे ही बोल रहा होगा। नहीं मेघा, हमें ऐसा नहीं लगता। वो क्यों? क्योंकि मिस्टर राठौर और संजय की आज उसी होटल में उस समय मीटिंग है। कल एक कार्ड आया था। लेकिन श्रद्धा, वो झूठ बोल सकता है ना? एक बार चलकर देखते हैं ना मेघा प्लीज़। पता नहीं क्यों पर हमें उसकी बात सच लग रही है। उसकी बात सुनकर मेघा ने घड़ी की तरफ देखा, जिसमें शाम के 5:30 बज रही थी। ठीक है, तुम चाहती हो तो हम चलते हैं। यहाँ से होटल पैराडाइज पहुँचने में 1.5 घंटा लगेगा और उस आदमी के अकॉर्डिंग डील 8 बजे होने वाली है, जो हमें अभी निकलना होगा। उसने कहा तो दोनों अपना अपना फ़ोन और पर्स लेकर बाहर आ गई। मेघा ने गाड़ी स्टार्ट करके होटल पैराडाइज की तरफ मोड़ी। मेघा को उस आदमी की बात चोट लग रही थी, तो वहीं श्रद्धा का दिल घबरा रहा था कि उतनी सारी मासूम लड़कियों के साथ वो दरिंदे ना जाने कैसा सलूक करेंगे। मुंबई में के ट्रैफिक से गुजरते हुए दोनों को 2 घंटे बाद होटल पहुंचे। वहां का नज़ारा देखकर दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। तमाम रेस लोगों की गाड़ियां वहां खड़ी हुई थी। एक बड़ा सा कंटेनर वहां साइड पे एक तरफ खड़ा हुआ था। दोनों छुपते छुपाते उस कंटेनर के पास पहुंची। मेघा कान लगाकर सुनने की कोशिश करने लगी तो अंदर से किसी के रोने की हल्की हल्की आवाज़ें आ रही थी। मेघा श्रद्धा से बोली, श्री, वो आदमी सही कह रहा था, हमें आते वक्त पुलिस को इन्फॉर्म कर देना था। कोई बात नहीं मेघा, आप अभी दक्ष को फ़ोन करके बुला लीजिए। हाँ सही कहा तुमने। कहते हुए मेघा ने अपना फ़ोन निकाला, लेकिन उसमें नेटवर्क नहीं था। ओह गॉड, अब क्या करें? मेरे फ़ोन में तो नेटवर्क ही नहीं है। मेघा परेशान होकर बोली। हमारे फ़ोन में भी नहीं है। श्रद्धा अपना फ़ोन देखते हुए बोली। क्या करें क्या करें? कहते हुए दोनों ने अपना सर पकड़ लिया। आइडिया। कुछ मिनट बाद सोचकर श्रद्धा बोली, क्या श्री? मेघा ने पूछा। आप जाइए और जाकर दक्ष को बुला लाइए। लेकिन श्रद्धा, मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। हमारी चिंता मत कीजिए, मिस्टर राठौर भी आने वाले हैं, वो हमें कुछ नहीं होने देंगे। युवराज? श्रद्धा, कहीं युवराज भी इस सब में शामिल हुआ तो? याद है ना उस आदमी ने क्या कहा था, यहाँ आने वाला हर आदमी इस धंधे से जुड़ा हुआ है। नहीं मेघा, मिस्टर राठौर ऐसा कभी नहीं कर सकते। हमें भरोसा है उन पर। ऐसे ही सबने उन्हें सर माथे पर नहीं बिठाया है। अगर वो यहाँ आएंगे तो उसके पीछे बहुत बड़ी वजह होगी। बहुत भरोसा है तुम्हें युवराज पर, खुद से भी ज़्यादा।
अब आप जल्दी जाइए, श्रद्धा ने उसे भेजते हुए कहा। वो पार्किंग में आई और गाड़ी लेकर वहां से निकल गई। श्रद्धा ने कुछ देर इधर उधर देखा तो उसे कुछ लड़कियां दिखाई दी जो अपना चेहरा कवर करके अंदर ही जा रही थी। श्रद्धा ने अपना चेहरा कवर किया और उनमें शामिल हो गई। पीछे के रास्ते से होते हुए श्रद्धा उन लोगों के साथ एक कमरे में पहुंची जहां मेकअप का सारा सामान रखा हुआ था। श्रद्धा समझ गई कि वो लोग डांसर्स हैं। एक एक करके सबने अपने चेहरे पर से अपना स्कार्फ या दुपट्टा हटाया। श्रद्धा ने भी अपना दुपट्टा हटाया तो सभी उसे देखकर हैरान रह गई। श्रद्धा उनसे कुछ कहती उससे पहले ही एक लड़की ने श्रद्धा से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों और कैसे आई हो? हम श्रद्धा हैं। हमें खबर मिली थी कि यहाँ लड़कियों की डील होने वाली है। हम उसे रोकना चाहते हैं, इसीलिए यहाँ आए हैं। तुम पुलिस से हो? उसने पूछा। नहीं, हम एनजीओ से हैं। तुम्हें लगता है कि तुम हमारी मदद कर पाओगी? उस लड़की ने पूछा। हाँ, हमें पूरा यकीन है। हमारी दोस्त पुलिस को लेकर आती ही होगी, श्रद्धा ने कहा और सबसे बात करने लगी। हेलो सर, यहाँ एक लड़की आई है, अपना नाम श्रद्धा बता रही है, एनजीओ से है। उनमें से एक लड़की पीछे कोने में जाकर किसी से बात करते हुए बोली, श्रद्धा, शिट, हम भूल कैसे गई कि प्रदीप पूरे रास्ते से हटाने के लिए कोई भी रिस्क ले सकता है। उसने खुद से कहा और फिर बोला, ऑफिसर, सभी लड़कियों के साथ श्रद्धा का भी ध्यान रखना। हम थोड़ी देर में पहुंच रहे हैं। यस सर, उसने कहा और सबके पास आ गई। चलो सब लोग तैयार हो जाओ और श्रद्धा, तुम कहीं छुप जाओ। हमें नहीं पता कि तुम्हारी दोस्त कब तक आएगी, लेकिन उससे पहले वो लोग आ सकती हैं, उस ऑफिसर ने कहा और सारी लड़कियां तैयार होने लगी। श्रद्धा ने चुपके से एक ड्रेस निकाली और वो उसे पहनकर तैयार होने लगी। वो खुद से बोली, नहीं, हम इनमें से किसी को अकेला नहीं छोड़ सकते। हम जानते हैं ऐसी पार्टीज में क्या होता है। भले ही हमने किसी को बताया ना हो, पर इन लड़कियों की तकलीफ हमसे बेहतर इस वक्त कोई नहीं समझ सकता। वो पर्पल कलर के घाघरे चोली में तैयार हुई और बाकी सबकी तरह अपने चेहरे पर झानी सा मेकअप लगाकर उसे तैयार देखते ही उस लड़की ने उसी आदमी को कांटेक्ट किया। सर, श्रद्धा भी तैयार हो रही हैं, कुछ कीजिए, कहीं वो सबके सामने ना चली जाए। हमारी बात करवाइए उनसे। पर सर, जितना कहा उतना कीजिए ऑफिसर। यस सर। वो श्रद्धा के पास आई और उसे छोटा सा ईयर प्लग पकड़ाते हुए बोली, सर तुमसे बात करना चाहती हैं। श्रद्धा ने कुछ पल उसे हैरानी से देखा तो नैना ऑफिसर का नाम ने उसे ईयर प्लग की तरफ इशारा कर दिया। श्रद्धा ने जैसे ही उसे कान में लगाया, दूसरी तरफ से जानी पहचानी आवाज आई, श्रद्धा आप बाहर नहीं आएंगी। लेकिन मिस्टर राठौर, वो लड़कियां, आपके इस तरह यहाँ आने से हम पहले ही खफा हैं और अब आप बहस करके हमें और खफा कर रही हैं। हम उन लड़कियों को अकेला नहीं छोड़ना चाहते हैं मिस्टर राठौर। तो क्या करेंगी आप? उनके साथ आकर इस महफिल में नाचेंगी? मिस्टर राठौर, क्या क्या मिस्टर राठौर? श्रद्धा, ये बच्चों जैसी बातें करना बंद कीजिए। हम आपसे वादा करते हैं कि हम किसी को कुछ नहीं होने देंगे और सबको सजा भी दिलवाएंगे, बस आप बाहर नहीं आएंगी। इतना कहकर उन्होंने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। श्रद्धा ने ईयरप्लग निकालकर कुछ देर उसे घूरा, फिर नैना से बोली, आप हैं कौन और मिस्टर राठौर को आप कैसे जानती हैं? नैना ने ईयरप्लग वापस लिया और बोली, ये मैं आपको नहीं बता सकती, आप सर से पूछ लीजिएगा और अब आप चुपचाप यहाँ बैठिए। इतना कहकर वो बाकी लड़कियों के पास चली गई। नहीं, हम जाएंगे। जब तक अपनी आंखों से सबको सेफ नहीं देख लेते तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। युवी, यार आज तो लगता है सबके सब आए हैं अपनी अर्थी निकलवाने, संजय ने युवराज के कान में कहा। वो तो निकलेगी ही, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर हम क्या करें। देख रहा है इन लोगों को, दुनिया के सामने इनसे महान कोई नहीं है और हरकतें देख रहा है। युवराज गुस्से से बोला, बिग बॉस वो देखी, आ गया। गुरु ने इशारा किया तो चारों युवराज, संजय, केशव और गुरु ने उस तरफ देखा। प्रदीप एडवोकेट भल्ला और अपने खास आदमियों के साथ अंदर जा रहा था। बॉस, इस वकील की तो इसको तो अभी के अभी जिंदा गाड़ देना चाहिए। केशव उसकी तरफ जाते हुए बोला तो संजय उसका हाथ पकड़कर बोला, शांत मेरे शेर, शांत, बस थोड़ी देर शांत रह जा। छोड़िए ना सर, उस दिन कोर्ट में इसकी बहुत सामान चल रही थी ना, अभी बताता हूँ इसे, केशव गुस्से से बोला। केशव चुपचाप बैठ जाइए, युवराज ने कहा। लेकिन बॉस, इट्स एन ऑर्डर। ओके बॉस, केशव ने कहा और अपनी जगह पर बैठ गया। प्रदीप जाकर डीलर्स के पास बैठ गया। रोशनी धीमी थी, सबके हाथों में शराब के ग्लास थे। युवराज भी हाथों में ग्लास लिए बैठे थे। आते जाते हर कोई उनका अभिवादन कर रहा था। आगे युवराज सिंह राठौर का ही सिक्का चलता था अख्खी मुंबई पर। यह अलग बात थी कि उन्होंने कभी कोई गलत काम नहीं किया। अपने किए गए हर अच्छे काम के कारण वो मुंबई के लोगों के दिल पर राज करते थे। सभी अपनी अपनी उपलब्धियां गिना रहे थे, कोई डील से रिलेटेड तो कोई रात के शराब की बातें कर रहा था। वो पांचों जबरदस्ती की मुस्कुराहट लिए बैठे थे। अचानक सारी लाइट्स बंद हो गई और एक स्पॉटलाइट जाकर सेंटर स्टेज पर पड़ी, जहां डांसर्स का ग्रुप खड़ा था। उन्हें देखकर तो लोग आहें भरने लगे।
सबके आगे पर्पल ड्रेस और मास्क में श्रद्धा ही खड़ी थी। जैसे ही गाना बजा और युवराज की नज़र उस पर पड़ी तो युवराज के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उनकी आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी और जबड़े कस चुके थे। हाथ में पकड़े ग्लास को उन्होंने जोर से दबाया कि उसके टुकड़े टूटकर उनकी हथेली में फंस गए और हथेली से खून आने लगा। बाकी चारों ने उनकी तरफ देखा कि फिर उनकी नजरों का पीछा करते हुए सामने डांस कर रही लड़कियों को देखा, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आया। वो नाचते हुए स्टेज के साइड में आई तो एक आदमी ने हाथ बढ़ाकर उसकी खुली कमर को छूने की कोशिश की, लेकिन वो उसे छू भी पाता उससे पहले ही किसी ने उसे गोल घुमाकर अपनी तरफ खींच लिया। उसका सर जाकर उसके सीने से जा टकराया और ठीक उसी वक्त गाना चेंज हुआ कि बाकी सब डांसर्स साइड हो गई और वहां मौजूद सब लोग सीटियां बजाने लगे। श्रद्धा की नजरें युवराज के नाराजगी और गुस्से से भरी नजरों से जा टकराई। युवराज ने उसे अपने करीब करते हुए धीरे से कहा, आपको मना किया था ना हमने, फिर क्यों आई हैं आप यहाँ? वो उनके सीने पर हाथ रखकर स्टेप लेते हुए बोले, वजह आप बेहतर जानते हैं। हमने वादा किया है इन सभी से कि हम इन्हें एक बेहतर जिंदगी देंगे, इनका साथ देंगे। युवराज ने उसे गोल घुमाकर अपनी तरफ खींचा जिससे उसकी पीठ उनके सीने से जा टकराई। उन्होंने अपने दोनों हाथ उसकी कमर पर रखे और अपने होंठ उसके कान के पास ले जाकर बोले, आप वहाँ रहकर भी उनका साथ दे सकती थी। हमने भी वादा किया था ना कि हम किसी को कुछ नहीं होने देंगे। उसने अपनी दोनों बाहें पीछे ले जाकर उनकी गर्दन में फंसाते हुए उन्हें खुद के करीब किया और बोली, जानते हैं मिस्टर राठौर कि आप उन्हें कुछ नहीं होने देंगे, लेकिन यहाँ आने के बाद हम अपने कदम वापस नहीं खींच पाए। युवराज ने उसको अपनी तरफ रोल किया और कमर से पकड़कर उसे हवा में उठा लिया। उसने अपने दोनों हाथ खुले छोड़ दिए। युवराज ने उसे घुमाया और धीरे धीरे उसे नीचे लेकर आए। उनका डांस देखकर माहौल में गर्मी बढ़ गई। संजय और बाकी तीनों जहाँ सीटी मार रहे थे वहीं बाकी सब आहें भर रहे थे कि काश युवराज की जगह वो होते। युवराज उसे नीचे लाए। उसने अपना एक हाथ उनके गर्दन पर रखा और दूसरा खुला छोड़ दिया। युवराज ने उसे अपने बाजों में झुला दिया और अपना चेहरा बिल्कुल उसके चेहरे के करीब ले गए। दोनों के बीच सिर्फ श्रद्धा के उस स्कार्फ का फासला था। संजय जो मस्त सीटी बजा रहा था उसका फ़ोन बजा और तुरंत उसके ईयरप्लग से कनेक्ट हो गया। उधर से दक्ष बोला, संजय सारी लड़कियों को सेफली निकाल लिया है, साथ ही सारा स्मगलिंग का सामान गोदाम और ट्रक से जब्त कर लिया है। सर को बता दो फाइनल एक्शन का वक्त हो गया है। संजय मुंह बनाते हुए बोला, 5 मिनट रुक जाना यार, इधर क्या मस्त डांस चल रहा था, तूने सारा मज़ा गिरगिरा कर दिया। ये क्या बोल रहा है संजय तू? और नहीं तो क्या, युवराज और श्रद्धा डांस कर रहे हैं। हाय क्या लग रहे हैं दोनों। संजय दोनों को देखते हुए बोला, मिशन पर फोकस कर संजय, मिशन पर। दक्ष उसे दपटते हुए बोला, ठीक है डांट मत, करता हूँ इंतजाम। संजय ने कहा और केशव को इशारा किया, नैना सारी लड़कियों को लेकर निकलो अभी के अभी। केशव ने ऑर्डर दिया है। कैसे सर, सबकी नजरें इसी तरफ हैं, उसकी चिंता तुम मत करो। याद रखना 5 मिनट बाद तुम सभी लड़कियों के साथ पीछे के रास्ते से बाहर निकलोगी। गाड़ियाँ बाहर खड़ी होंगी जो तुम्हें सीधे उड़ान लेकर जाएंगी। ओके सर, नैना ने कहा और सभी लड़कियों से तैयार रहने के लिए बोल दिया। बॉस सब हो गया है, आप बस वहीनी को निकालिए यहाँ से। दक्ष सर बाहर ही हैं। युवराज के ईयर प्लग में आवाज़ आई। उन्होंने श्रद्धा को खुद के करीब किया और इशारा कर दिया, मिस्टर राठौर ये आप अभी कुछ मत कहिए, बस ऐसे ही खड़ी रहिए। स्टेज के चारों तरफ धुंध छाने लगी और युवराज उसको लेकर वहाँ से निकल गई। नैना भी सारी लड़कियों को लेकर वहाँ से निकल गई। संजय और बाकी तीनों ने चेहरों पर काले मास्क पहने और सायरन बजाते हुए दक्ष अपनी टीम के साथ अंदर आया, जिसके साथ अफरा तफरी मच गई। सभी भागने की कोशिश करने लगे लेकिन सब बेकार। प्रदीप और भल्ला को श्रद्धा तो पहले भी नहीं दिखी थी, लेकिन पुलिस देखकर उनकी सिट्टी पिट्टी ही गुम हो गई। ये बाहर शोर कैसा है मिस्टर राठौर? श्रद्धा ने पूछा। दोनों इस वक्त होटल के टॉप फ्लोर पर थे जहां युवराज का रूम हमेशा बुक रहता था। युवराज उसे डायरेक्ट अपने रूम में लेकर आए थे। जब श्रद्धा की नज़र उनके हाथ पर पड़ी तो वो घबरा गई और जिद करके उनके हाथ के मरहम पट्टी करने लगी। नीचे से इतनी आवाज़ें आ रही थी कि हल्की हल्की आवाज़ ऊपर तक भी पहुंच रही थी। ये शोर श्रद्धा उन सब बदनामी का है जिन्होंने आज तक ना जाने कितनी मासूम लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद की है, ना जाने कितनी मासूम लड़कियों को बच्चों का सौदा किया है। आज वो सब बेनकाब होकर दुनिया के सामने होंगे। युवराज ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, एक बात पूछे मिस्टर राठौर? सच सच जवाब देंगे? युवराज के हाथ से कांच के टुकड़े निकालते हुए बोली। पूछिए श्रद्धा। आप कौन हैं मिस्टर राठौर? जारी हैं। क्या युवराज बता पाएंगे श्रद्धा को अपना सच? देखते रहिए दीवानगी के अगले एपिसोड में।